नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे अवकलज के अनुप्रयोग। उसमें अपना सेकंड जो अनुप्रयोग है वो अपन पढ़ेंगे। पहला हमने कंप्लीट कर लिया, राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात करना। उस पर अपनी 3 क्लासें हो गई, जिसमें बहुत ईजी क्वेश्चन बनते, ज़्यादा कठिन है नहीं वो, तो उसमें मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आज अपना जो अगला टॉपिक होगा वो है एकदिष्टता, यानी दूसरा अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं और वो अपना एकदिष्टता मोनोटोनिसिटी। ठीक है, एकदिष्टता का मतलब क्या होता है? देखो अपनी बुक के अंदर नाम जो दे रखा है वो टॉपिक में वो दे रखा है वर्धमान और ह्रासमान के नाम से दे रखा है। ठीक है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के रूप में दे रखा है। तो मोनोटोनिसिटी मतलब एकदिष्टता क्या है? एकदिष्टता मतलब ये है, देखो जैसे मान लो कि कोई भी वक्र है और उस वक्र का अगर आप ग्राफ खींचें तो उस ग्राफ की और एक दिशा जो है वो एक ही हो, सभी जगह उसकी दिशा एक ही हो, उसकी दिशा बदले नहीं। ठीक है, या फिर या तो दिशा एक हो या फिर अचर हो। जैसे मान लो कि हमने एक ग्राफ खींचा, जैसे e की पावर x, इसका हम ग्राफ देखते हैं तो देखो हम क्या देखते हैं इसका ग्राफ, कि इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। जैसे मैंने ग्राफ वाली एक्सरसाइज पढ़ाई थी ना, उसमें बताया भी था, इस तरीके ग्राफ आता है इसका। ठीक है, आप जो x का मान बढ़ा रहे हो ना, मतलब x बराबर माइनस इनफाइनाइट ये जीरो होगी, तो मतलब ये x के माइनस x जो है उसके ये पैरेलल आएगी और इस तरीके से बढ़ती जाएगी। जो x के मान बढ़ते जाएंगे ना, तो ये जो फंक्शन है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसकी दिशा जो है ना यही है अपनी, इस तरीके से चल रही है। ठीक है, और या तो वो दिशा ऊपर की तरफ हो, ठीक है, बढ़ती जाए, या फिर वो दिशा जैसे मान लो कि अगर कोई वक्र, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई वक्र हमने खींचा और वो वक्र इस तरीके से आ गया, इस तरीके से। ठीक है, वक्र जो धीरे धीरे क्या रहा है, मतलब एक्स जो वक्र वो नीचे की तरफ आ रहा है। एक तो देखो वक्र ऊपर की तरफ जाता है, अगर हम किसी फंक्शन फलन का अगर ग्राफ खींचे, अगर ग्राफ जो अपना ऊपर की तरफ जाता हो या ग्राफ नीचे की तरफ आता हो। ठीक है, तो एक चाहे ऊपर की तरफ जाता हो चाहे नीचे की तरफ जाता हो, अपनी दिशा है वो दिशा बार बार बदले नहीं। जैसे मान लो कि एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक y बराबर साइन एक्स है, उसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो देखो साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से आता है, इस तरीके से आता है। तो देखो क्या है, एक बार दिशा ये थी, फिर वापस नीचे आ गई, फिर ये हुई, फिर ये ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर इस तरीके से जो है ना ये अपनी दिशा बार बार बदल रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो वक्र होगा वो एक दिश वक्र नहीं होता। ठीक है ना, ये एक दिश वक्र नहीं है और इसीलिए त्रिकोणमित वक्रों को अपन वर्तीय फलन बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक दिश फलन नहीं है। तो एक दिश फलन क्या होगा, यानी ऐसा फलन जिसका ग्राफ अगर हम खींचे तो वो ग्राफ जो है वो उसकी एक ही नियत दिशा हो। ठीक है, या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर वो नीचे की तरफ आएगा, या कहीं हो सकता है कि कहीं उसकी दिशा अचर हो जाए। अब देखो e की पावर x, ये जो फलन है ना y बराबर e की पावर x, ये अपना एक दिश फलन है, जबकि ये एक दिश फलन नहीं है। ठीक है, अब एक दिश फलनों में हम क्या पढ़ेंगे, एक दिश फलनों में हम पढ़ेंगे कि कोई फलन देखो या तो उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या उसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो देखो हमारे पास एक दिशा में दो प्रकार के ग्राफ मिल रहे हैं, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे फलन है उनको बोलते हैं वर्तमान फलन। तो पहला जो है इसमें एक दिश का गुण हो गया, और एक दिश जो फलन होंगे वो ऐसे फलन जिनकी दिशा बदले नहीं, इन्हीं की दिशा हो, तो वो जो फलन है वो एक दिश फलन कहलाते हैं। ठीक है, तो एक दिश फलन यानी ऐसे फलन जिसका ग्राफ खींचे तो ग्राफ जो है वो एक अपनी दिशा को बदले नहीं, एक ही दिशा में वो ग्राफ को आगे बढ़ता जाए, तो वो जो फलन है वो अपने क्या कहलाते हैं, एक दिश फलन कहलाते हैं। एक दिश फलन जो है यानी मोनोटोनिक फंक्शन। अब ये जो है ये दो प्रकार के हैं, इसमें हम पढ़ेंगे दो प्रकार के। अच्छा, एक बार जो है ना इस टॉपिक को एक बार हम पढ़ेंगे 12th क्लास के लिहाज से, एक बार इस टॉपिक को अपन 12th क्लास के लिहाज से पढ़ेंगे, यानी 12th क्लास की जो एक्सरसाइज है ना अपनी 6.2 है, 6.2 है 6.3 है 6.2 है,
इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ये क्योंकि ये टॉपिक जो अपने 12th क्लास में है और 12th क्लास में दे रखा है ना, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम में दे रखा है, तो बात एक ही है, वो वही चीजें अपन पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक एक बार तो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। 12th क्लास के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमको किस तरीके से करना है, फिर इन क्वेश्चंस को जाना हम थोड़ा छोटे रूप में करेंगे, क्योंकि इसमें से कंपटीशन में 1% पक्का आएगा, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। 12th क्लास की अगर मैथमेटिक्स है और उसमें अगर ये टॉपिक है तो इसमें से 1% निश्चित है, और कई बार 2-2% पूछ लेते हैं, तो 1% तो पक्का है। तो इसमें से 1% आएगा, वो अपना गलत नहीं होना चाहिए, वो हम सीखेंगे। देखो, तो एक दिश फलन जो है वो दो प्रकार के हैं। एक तो होगा वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। वर्धमान फलन में यानी कि इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और एक होगा ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन, और ये होगा अपना डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। वर्धमान फलन तो क्या होगा, अगर किसी फलन का अगर ग्राफ खींचे, जैसे मान लो कि अपने पास f(x) बराबर क्या था, e की पावर x था। अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो e की पावर x का ग्राफ आता है, तो वो कैसा आता है अपने पास, इस तरीके से आ रहा है। तो e की पावर x का जो ग्राफ है वो अपने इस प्रकार से आ रहा है, ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर कोई ग्राफ हम खींचे तो वो ग्राफ इस तरीके से आए, नीचे की तरफ गिरता हुआ आए, तो ऐसा जो ग्राफ होगा ना वो क्या कहलाएगा, अपना ह्रासमान फलन कहलाएगा, ठीक है। एक बार इनको अपन ज्योमेट्री के तौर पर समझ रहे हैं, फिर इसको मैथमेटिकल रूप में समझेंगे, और मैथमेटिकल रूप में ही अपना प्रश्न आएगा, ठीक है ना। कोई नहीं पूछेगा कि ह्रासमान फलन का ग्राफ किस तरीके से आएगा, ठीक है, या ग्राफ देख करके कोई नहीं पूछेगा आपसे ह्रासमान फलन और वर्धमान फलन, ठीक है। लेकिन एक बार थोड़ा सा हम ग्राफ के जरिए इसको समझते हैं, और उसके बाद में इसका मैथमेटिकल जो पार्ट है ना समझना वो है। अब देखो वर्धमान फलन जो है ना, इसमें भी देखो, एक तो ये वर्धमान हो गया, दूसरा देखो जैसे मान लो कि कोई फलन है इस तरीके से बढ़ रहा है, फिर तो ये भी तो वर्धमान ही है, ये भी तो वर्धमान है। जैसे मान लो कि यहाँ जाकर के फिर थोड़ा सा चलो, फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया, फिर जाकर के थोड़ा सा रुका, फिर जाके दोबारा पढ़ना शुरू हो गया, इसी प्रकार से जैसे मान लो कि ये ग्राफ हमने खींचा और फिर इस तरीके से, अब ये भी तो गिर रहा है नीचे, तो ये भी अपना ह्रासमान फलन हुआ। यानी देखो ये तो दोनों वर्धमान हो गए और ये दोनों ह्रासमान है। अब देखो इसमें दो नाम और आएंगे। वर्धमान फलन जो है ना, उसका एक तो दिया हुआ है केवल वर्धमान, वर्धमान, केवल वर्धमान या एक दिष्ट वर्धमान, ठीक है ना। इस केवल वर्धमान लिख दो या एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान, कई बार प्रश्न के नाम आ जाता है एक दिष्ट वर्धमान भी, ठीक है ना। एक तो गया एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान का मतलब ये हुआ। दूसरा आएगा निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान और निरंतर वर्धमान। अब ये तो फलन है बड़ा, ये तो है एक दिष्ट वर्धमान, मतलब कि बढ़ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जाकर के अचर्य बन रहा है, ठीक है। इस फलन का अगर ग्राफ खींचते हैं तो कहीं किसी पॉइंट पर जाकर के फलन अचर्य बन रहा है। इसी प्रकार से ये बढ़ रहा है, फिर यहाँ अचर बन गया, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। और निरंतर वर्धमान फलन में क्या होगा, निरंतर का मतलब लगातार, वो तो लगातार बढ़ते जाएगा। तो ये जो फलन है ये अपना कौन सा हो गया, निरंतर वर्धमान का उदाहरण हो गया। और ये अपना कौन सा हो गया, एक दिष्ट वर्धमान का हो गया। एक दिष्ट का मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, और निरंतर वर्धमान का मतलब हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो फलन है ना, इसमें भी दो नाम आएंगे। एक तो आएगा अपना निरंतर वर्धमान, सॉरी निरंतर ह्रासमान, तो ये तो देखो लगातार गिर रहा है, तो निरंतर ह्रासमान का उदाहरण हो गया। और इसमें देखो सीडीजी बन रही है, तो ये कौन सा हो गया, ये होगा अपना एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट ह्रासमान, ये होगा अपना एक दिष्ट ह्रासमान, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी ज्योमेट्रिकल परिभाषा, यानी फलन अपने दो ही प्रकार के हो गए, एक तो वर्धमान और एक ह्रासमान। अच्छा, अब देखो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक फलन वर्धमान हो या ह्रासमान हो, ऐसे फलन भी होंगे जो न तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। जैसे मान लो f(x) बराबर अपने पास sin x है। अब ये f(x) बराबर sin x है ना, ये अभी तक अगर इसी रूप में अगर इसको लिखें कि भैया x बिलोंग्स टू r कर दें, x बिलोंग्स टू r कर दें, तो ये फलन जो है न तो वर्धमान है नहीं ह्रासमान है, ठीक है। ये फलन न तो वर्धमान है नहीं ह्रासमान है। हाँ, हम देखेंगे कि इसको ह्रासमान भी चेक करेंगे, वर्धमान भी चेक करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा,
इसका अपने पास से एक अंतराल अलग से मिलेगा। यानी ये जो sin x है ना, ये अपने इस पर्टिकुलर जो अपना रेंज होगी या पर्टिकुलर जो अपना अंतराल होगा, उस अंतराल में ये फलन जो है ना वर्धमान भी होगा और ह्रासमान भी होगा, ठीक है ना। लेकिन x बिलोंग्स टू r, अगर रियल प्रत्येक रियल नंबर के लिए बात करें तो ये फलन जो है ना, ये अपना क्या नहीं है, वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन नहीं है, ठीक है ना। तो वर्धमान है और नहीं ह्रासमान है। जैसे मान लो f(x) बराबर mod x करूं, ठीक है, तो ये फलन जो है ना, जैसे कहे कि x बिलोंग्स टू r कह दे, तो ये फलन है तो वर्धमान है, नहीं ह्रासमान है। हाँ, ये फलन जो है ये अगर x बिलोंग्स टू, जैसे मान लो r माइनस करें तो उस समय ये ह्रासमान हो जाएगा, और r प्लस कर दें यानी रियल प्लस रियल वास्तविक संख्या कर दें तो ये फिर क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। तो ये फलन f(x) बराबर sin x जो है न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। इसी प्रकार से mod of x जो है वो न वर्धमान है न ह्रासमान है। हाँ, ये वर्धमान और ह्रासमान होंगे, अपना एक अंतराल होगा, उस अंतराल में वर्धमान भी होंगे और ह्रासमान भी होंगे, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक फलन वर्धमान और ह्रासमान हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपनी कि मैथमेटिकल डेफिनेशन इनकी क्या होगी। देखो, हम बात कर रहे हैं पहले नंबर एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान। देखो, जैसे मान लो कि x1 और x2 हमने दो पॉइंट लिए, x1 छोटा है x2 से, तो उस स्थिति में fx1 जो है ना, fx1 छोटा है fx2 से या इसके बराबर आए, ठीक है, कि x1 छोटा है x2 से, उस समय fx1 का मान जो है वो fx2 से छोटा आ जाए या इसके बराबर आ जाए, तो बराबर का चिन्ह आ गया ना, तो ये फलन जो है अपना क्या होगा, एक दिष्ट वर्धमान हो गया। इसी प्रकार से अगर नंबर 2, अगर निरंतर वर्धमान की बात करें, निरंतर वर्धमान की बात करें तो निरंतर वर्धमान का मतलब ये होगा कि x1 छोटा आपने लिया x2 से, तो उस स्थिति में fx1 का मान जो है ना वो fx2 से छोटा ही आना चाहिए, छोटा ही आएगा। तो ऐसा जो फलन होगा ना वो अपना कौन सा होगा, निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। फिर नंबर 3, एक दिष्ट ह्रासमान, एक दिष्ट ह्रासमान। देखो उसमें क्या होगा, एक दिष्ट ह्रासमान में जैसे मान लो कि आपने x1 छोटा लिया x2 से, ठीक है, तो उस स्थिति में fx1 जो है ना वो बड़ा गया fx2 से या इसके बराबर आ गया। देखो ये चिन्ह उल्टे हो गए, बात ये है, इसमें तो देखो इधर से थे, इसमें उल्टे हो गए, तो ये ह्रासमान फलन है। इसी प्रकार से ये एक दिष्ट ह्रासमान हो गया, यानी बराबर का चिन्ह आ गया तो एक दिष्ट ह्रासमान। और नंबर 4, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान में क्या हुआ कि x1 छोटा है x2 से, तो उस स्थिति में fx1 का मान जो हो fx2 से बड़ा आएगा, मतलब बराबर का चिन्ह नहीं आएगा इसमें, ठीक है। एक ये हो गई परिभाषा। अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन में क्या आता है कि फंक्शन अपने पास दिया होगा और फंक्शन के अंदर हमें ये कहेगा, या तो कोई अंतराल देगा कि भाई इस अंतराल के अंदर, और आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है अपना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। या जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन देखेगा ना, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि आपको एक फंक्शन देगा और उस फंक्शन में कहेगा कि ये फंक्शन जो है वो आपका इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसके अंदर ये इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। यानी कहने का मतलब ये है कि फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, वो अंतराल याद करना है, ठीक है। तो पर्सन कंपटीशन में सबसे ज्यादा यह है। और एग्जाम की दृष्टि से अगर 12th क्लास के लिहाज से अगर मैं बात करूं, 12th क्लास में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही रेयर केस में पूछा जाएगा कि कोई अंतराल देके कहेगा कि आप इसको चेक करो कि वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है, इस अंतराल में वर्धमान है या ह्रासमान है, चेक करना। ये तो रेयर केस में आएगा। पर्सन सबसे ज्यादा जो पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ये फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, वो अंतराल ज्ञात करो। यानी जिस अंतराल में वर्धमान है, जिस अंतराल में ह्रासमान है, वो अंतराल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो ये अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। फिर देखो, अगर जैसे मान लो कोई फंक्शन दे दिया अपने को कि f(x) एक फंक्शन है और हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। अब देखो उस स्थिति में सबसे पहले हम f(x) से कोई फंक्शन दिया होगा, फिर हम क्या करेंगे, f(x) करेंगे, यानी उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद में अगर ये f(x) का मान 0 से बड़ा आता है तो उस स्थिति में ये जो फलन होगा ये होगा निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ठीक है।
अगर एफ डेस एक्स का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है तो उस समय इसको कहेंगे हम एक दिष्ट वर्धमान। एक दिष्ट वर्धमान, ये वर्धमान फलन है। एक दिष्ट भी नाम मिल सकता है या केवल वर्धमान ही मिल सकता है, दोनों बात सही है। एक दिष्ट वर्धमान कहे तो भी ठीक है और केवल वर्धमान कहे तो भी ठीक है। ठीक है, हालांकि पुरानी बुक के अंदर केवल वर्धमान और ह्रासमान हुआ करता था, निरंतर और ये एक दिशा को नाम नहीं था। लेकिन अब जो एनसीईआरटी जो प्रेजेंट टाइम बुक है उसमें दे रखी है। ठीक है, फिर अगर एफ डेस एक्स करें तो एफ डेस एक्स अगर छोटा हो 0 से तो उस समय ये फलन जो होगा वो होगा निरंतर ह्रासमान। और अगर एफ डेस एक्स का मान लेस देन इक्वल 0 हो तो ये होगा एक दिष्ट ह्रासमान। एक दिष्ट ह्रासमान। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन है उसको वर्धमान या ह्रासमान चेक करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। उस फंक्शन का सबसे पहले हम एक्स जो भी जिस भी चर के अंदर वो फलन है उसका हम आउट करेंगे अवकलन उस चर के सापेक्ष। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो भी अंतराल अगर दे रखा है कि भी इस अंतराल में चेक हो, तो अंतराल दे रखा तो उस अंतराल में देखेंगे कि ये फलन एफ डेस एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। अगर 0 से बड़ा है तो निरंतर वर्धमान, 0 से बड़ा है 0 के बराबर है तो एक दिष्ट वर्धमान और या वर्धमान। ठीक है, और एफ डेस एक्स का मान 0 से छोटा है तो वो निरंतर ह्रासमान, और 0 से छोटा है 0 के बराबर है तो एक दिष्ट ह्रासमान। ठीक है, तो अब अपना जो मेन मुद्दा है वो ये है कि कोई भी सारे क्वेश्चन अपने बुक में ऐसे हैं, क्वेश्चन दिए हैं उसको हमें चेक करना है। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन ये दे रखे हैं कि आपको ये चेक करना है कि फलन दे रखा है, कहेगा कि वर्धमान चेक करो। ठीक है, आगे अंतराल भी दे रखा है, किस अंतराल में वर्धमान होगा नहीं होगा ये चेक करना अपने को। तो वर्धमान चेक करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एफ डेस एक्स निकाल लेंगे और फिर हम देखेंगे कि एफ डेस एक्स का मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। 0 से बड़ा वर्धमान, 0 से छोटा है ह्रासमान। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं बड़ा एक्सरसाइज में। ज्यादा कठिन नहीं है, टॉपिक इजी है, लेकिन इसमें क्या है कि जब अंतराल ज्ञात करने वाले प्रश्न आएंगे ना वो थोड़े से लेंथी बनेंगे और उनमें थोड़ा सा जोर भी आएगा। और सीधी सी बात है कि पर्सन में जिससे जोर आएगा वही पर्सन एग्जाम में भी आएगा, तो इसके चांसेस कम है कि पर्सन यह है कि भी आपको चेक करना है कि वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा अंतराल देकर के, ये संभावना बहुत कम है। देखो पहला क्वेश्चन अपने दे रखा है कि सिद्ध कीजिए, एक्सरसाइज 6.2 अपनी बुक की है और ये अपना तरीका। सबसे पहले अपना एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर वो करते हैं, उसके बाद में एडिशनल चीज को अपन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन अपना इधर रखा है कि सिद्ध कीजिए कि आर के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 और ये कह रहा है कि आर में प्रदत्त फलन वर्धमान है, यानी आर में फलन जो है वर्धमान है, ये आपको चेक करना है। देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष इसका अवकलन करो, एफ डेस एक्स निकालो। एफ डेस एक्स निकाला, क्या आ गया 3 आ गया। सोचना ही नहीं है, सीधा ही 3 आ गया। 3 तो क्या होता है पॉजिटिव नंबर तो है यानी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया 0 से बड़ा आ गया तो ये फलन कौन सा हो गया, वर्धमान है, वर्धमान फलन है। ठीक है, तो ये वर्धमान फलन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर ए की पावर 2x, आर अंतराल जो है वो अपना आर ही कह रहा है रियल नंबर के लिए ये वर्धमान फलन है। देखिए एफ डेस एक्स निकालो, ए की पावर 2x, ए की पावर 2x और 2x का कितना हुआ 2 हो गया। ठीक है, अब देखो ए की पावर x, ए की पावर x कोई भी रियल नंबर x का कोई भी मान रख दो आप, x जो है वो कोई भी रियल नंबर ले लो, ए की पावर 2x का मान तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो अगर हम ए की पावर x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं तो ए की पावर 0 होगा और उसका मान तो होता है 1। ठीक है, अगर हम x बराबर जैसे नेगेटिव लेते हैं, जैसे -2 ले लें, तो देखो सीधी सी बात है e की पावर -4 हो जाएगी। x की 2 रखें -2 रखें तो e की पावर -4 और इसका मान क्या होता है 1/e4। ये क्या है पॉजिटिव नंबर तो है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर x बराबर +2 लोगे तो e की पावर कितनी होगी 4 हो गई। ये कितना आएगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि x कोई भी रियल नंबर ले लो, सभी के लिए e की पावर 2x जो है वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहाँ कि x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए e की पावर 2x है ना वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसलिए f डेस x जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, इस अंतराल में f डेस x ग्रेटर देन 0 है, तो ये फलन कौन सा हो गया यानी वर्धमान फलन हो गया। वर्धमान कह दो, निरंतर वर्धमान कह दो। ठीक है ना, अपने बुक में वर्धमान लिखा हुआ इसलिए हमने वर्धमान कह दिया।
नहीं तो ये निरंतर वर्तमान है क्योंकि जीरो होगा नहीं ये, ठीक है। अच्छा अब देखो आगे थर्ड क्वेश्चन जो है ना उसमें देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और अपने को देखो अंतराल दो दे रखे हैं, फर्स्ट ए में दे रखा है ओपन इंटरवल 0 to π/2, इसमें तो कह रहा है कि ये वर्तमान है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग होती जा रही, ठीक है। और दूसरा दे रखा है π/2 to π, इसमें दे रखा है ये डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगी सर। देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, ठीक है। अब ये पार्ट देखो x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो कोस एक्स क्या होगा, कोस एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखिए x का मान 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव तो होता है, तो ये तो लिखा मैंने कि x अगर 0 से π/2 है नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x, तो उस स्थिति में कोस एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या है, वर्तमान है, तो इस अंतराल में तो फलन क्या हो गया, वर्तमान फलन हो गया, ठीक है। फिर x बिलोंग्स टू π/2 to π, देखिए इसमें क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोस एक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये आसमान फंक्शन हो गया, आसमान फलन हो गया, इस अंतराल में फलन कौन सा हो गया, आसमान फलन हो गया, बस ये तो चेक करना था, हो गया। और फिर आगे देखो क्या कर रहा है, थर्ड ऑप्शन और है, थर्ड में और दे रखा है, क्या कह रहा है कि ये 0 से π में नहीं तो वर्तमान है नहीं आसमान है, तो देखिए 0 से π में वर्तमान आसमान क्यों नहीं है, ये बी ऑप्शन था। और सी देखो क्या है कि x बिलोंग्स टू 0 to π, कह रहा है कि नहीं तो वर्तमान है ना आसमान है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 0 से π/2 तो वर्तमान है, और π/2 से π क्या हो गया, आसमान है, तो 0 से π/2 इसी के तो दो भाग हैं भाई, 0 से π जो है इसी के दो भाग हैं, मतलब आधे में तो ये वर्तमान है, आधे में आसमान है, तो इसमें क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू π/2 में x बिलोंग्स टू 0 to π/2 तो क्या है, वर्तमान है, तथा π/2 से और π में क्या है, आसमान है, इसलिए अंतराल 0 to π में फलन न तो वर्तमान है और नहीं, यानी फलन न तो वर्तमान है और न ही आसमान है, ठीक है। यानी 0 से π/2 में ये फलन वर्तमान है और π/2 से π में ये आसमान है, तो 0 से π यानी पूरे अंतराल की बात करें तो आधे में तो वर्तमान और आधे में आसमान, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक ही अंतराल में वर्तमान भी हो और आसमान भी हो, तो ऐसा फलन न तो वर्तमान होता नहीं आसमान होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये कोई 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं उनमें से कोई पूछ ले तो अलग बात है, बाकी कंपटीशन जैसे ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। देखो अंतराल याद कीजिए कि एफ एक्स जो है अब यहां से शुरू हुए, एफ एक्स बराबर 2x² और -3x, ठीक है, ये फलन है, और कह रहा है कि वो अंतराल याद करो जिसमें ये फलन क्या हो, एक तो वर्तमान है और नंबर 2 आसमान है, यानी वो अंतराल अपने ज्ञात करना है। देखो अब ये अंतराल ज्ञात करने वाले जो प्रश्न है उनका तरीका समझ लो, इसी तरीके से अपन सारे प्रश्न करेंगे। सबसे पहले अपना काम क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, सबसे पहले एफ एक्स दिया होगा एफ डैश एक्स निकालेंगे, 4x - 3 निकाल लिया, फिर एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे, एक बार अपन क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स को 0 बराबर ले लें, एफ डैश एक्स बराबर 0 लेके और x के मान निकालेंगे, तो 4x - 3 = 0, तो यहाँ से 4x = कितना होगा 3 और x = कितना होगा 3/4, आ गया। अब अपने पास क्या होगा, अपनी एक नंबर लाइन होगी, सभी जानते हैं इस साइड -∞ होता है, इस साइड +∞, ठीक है। अब देखो इसमें 3/4 है ना, वो यहाँ से अपना 3/4 हमने लिख दिया, नंबर लाइन दो भागों में बट गई,
एक भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। ठीक है, इस नंबर लाइन पर दो अंतराल बन गए, एक तो ये अंतराल हो गया और एक ये अंतराल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस अंतराल में से कोई भी एक पॉइंट उठाओ, अपनी मर्जी से कोई भी उठा लो, इस अंतराल में से कोई पॉइंट उठा लो और वो पॉइंट इस एफ एक्स में रख के देखो। जैसे मान लो कि अपने पास यहां से कोई भी जैसे माइनस इनफाइनाइट से और 3y4 में से अगर मैं यहाँ जीरो बीच में आएगा, इनके बीच में जीरो भी आएगा भाई, यहां से लेके यहाँ तक जीरो भी तो आएगा बीच में, तो जीरो उठा के यहाँ रख के देखते हैं। जीरो अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये 4 गुणा जीरो यानी 0 माइनस 3, तो माइनस में आ रहा है, यानी एफ डेस एक्स का मान माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में एफ डेस एक्स जो है वो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलो, 3/4 से आगे एक भी आएगा, एक तो इस अंतराल में आ रहा है, एक रख के देखो, 4 गुणा 1 4, 4 में से 3 घटाओगे तो एक बचेगा, एक है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इस अंतराल में फलन क्या रहा है, एफ डेस एक्स का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्या बात है अपनी कि जिस अंतराल में एफ डेस एक्स से पॉजिटिव हो वो तो वर्धमान होगा, और जिस अंतराल में एफ डेस एक्स से नेगेटिव हो वो ह्रासमान होगा। ठीक है, तो देखो अपने क्या करना है कि 12th क्लास के लिहाज से देखो, पहले तो मैं इसको 12th क्लास के लिहाज से कर रहा हूं। x बराबर 3/4 हो गया ना, तो संख्या रेखा पर अंतराल कितने हो गए अपने पास, संख्या रेखा पर अंतराल। ठीक है, कितने हो गए, एक तो माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और दूसरा हो गया 3/4 से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, दो ही अंतराल हैं। अब देखो सबसे पहले अपन लेते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3/4, तो एफ डेस एक्स क्या आएगा, इसमें से कोई भी मान, जैसे इस अंतराल में से आपने जीरो रख के देखा तो एफ डेस एक्स से क्या आ गया, माइनस में आ गया ना, यानी एफ डेस एक्स इज लेस देन 0। हमने इस अंतराल में से यानी एक्स का मान इस अंतराल में से लेंगे तो एफ डेस एक्स का मान 0 आएगा। ये चेक करने का तरीका मैंने बता दिया कि इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक्स का मान ले लो, वो इसमें रख के देख लो। ठीक है, तो एफ डेस एक्स क्या गया, 0 छोटा गया, 0 छोटा गया, इसका मतलब ये फलन क्या हो गया, इस अंतराल में फलन क्या है, ह्रासमान है। अतः अंतराल माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 में एफ एक्स क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, हो गया। फिर x बिलोंग्स टू 3/4 टू इनफाइनाइट, तो एफ डेस एक्स क्या आएगा, ये क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था ना, तो इस अंतराल में क्या होगा, 3/4 टू इनफाइनाइट में एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स वर्धमान होगा, वर्धमान है। ठीक है ना, वर्धमान या निरंतर वर्धमान। अब देखो इसमें वर्धमान और ह्रासमान की बात पूछ रहा है, तो ये वर्धमान या ह्रासमान लिख दो। अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे अगर अकेला वर्धमान लिखे ना, अकेला वर्धमान या एक दिश वर्धमान, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि जो जीरो वाला पॉइंट जहां पर जीरो होता है ना उसको शामिल करते हैं। तो देखो उस स्थिति में यानी अगर x बराबर 3/4 पर एफ डेस एक्स का मान 0 रहा ना, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसमें शामिल करेंगे। कब, जब केवल वर्धमान या एक दिश वर्धमान का नाम लिखा हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ, लेकिन 12th क्लास की बुक में शायद इसमें ओपन इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये निरंतर वर्धमान अब इसमें लिखा हुआ नहीं है कि निरंतर वर्धमान या केवल अंतराल ज्ञात करना है वर्धमान या ह्रासमान के लिए। अब सही तो ये, ठीक है, लेकिन आपके आंसर शीट में जो है ना वो हो सकता है कि यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखे हो। ठीक है, तो आपको ओपन इंटरवल यानी 0 वाला पॉइंट उस समय छोड़ना है जब निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान की बात करें। ठीक है, अगर निरंतर वर्धमान, केवल वर्धमान और केवल ह्रासमान अगर पूछे तो उस स्थिति में 0 वाले पॉइंट को अपन शामिल करेंगे। ठीक है, 0 वाले पॉइंट को हम अंतराल में शामिल करेंगे, तो 3/4 क्लोज इंटरवल लगा दिया, इसका मतलब 3/4 इसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को प्रश्न करने हैं। तो अंतराल ज्ञात करना, उस समय क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स दिया हुआ उसका एफ डेस एक्स निकाल लेंगे, उसको 0 बराबर रखेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे, संख्या रेखा पर अंतराल ढूंढेंगे, प्रत्येक अंतराल में एफ डेस एक्स का मान चेक करेंगे। ठीक है ना, और फिर अपन उसमें चेक कर लेंगे, बता देंगे कि वर्धमान है या ह्रासमान है। और देखो एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो भी ऐसा ही है, बस इसमें केवल एफ एक्स जो है ना वो थोड़ा बढ़ा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स कितना दे रखा है, 2x³ - 3x² +
36x+7। अब ये कह रहा है कि ये जो फलन ना, ये वर्धमान है और आसमान है, वो अंतराल ज्ञात करो जिसमें ये वर्धमान है और आसमान है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एफ डेस एक्स निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष इसका करेंगे अवकलन। 3 दूनी 6x माइनस 6x² आएगा और ये माइनस का 6x हो जाएगा प्लस का 36। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, एफ डेस एक्स बराबर 0 लेंगे, या एक काम करो पहले थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। एफ डेस एक्स बराबर, इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, थोड़े सोल्व करने में हमारी आसानी रहेगी। जब हमें एफ डेस एक्स का मान चेक करें ना, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो उस समय आसानी रहेगी। तो जितना हो सके इतना सोल्व कर लिया। और इसको हमने 6 कॉमन ले लिया तो ये प्लस के 6 आ गए 6। अब इसके गुणनखंड कर लो, द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड करना, पहले और तीसरे पद को ऐसे गुणा करो, फिर उसके ऐसे टुकड़े करो, जोड़ने घटाने बीच वाली संख्या है। ठीक है ना, द्विघात समीकरण को हल करना मैंने सिखा रखा है, यानी द्विघात अगर बहुपद है तो उनके गुणनखंड कैसे करते हैं ये सिखा रखा मैंने। नहीं आ रहा है तो वहां से पीछे अपना प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर द्विघात बहुपद के नाम से और स्पेशल एक टॉपिक है, उसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसका सीधा लिख रहा हूँ, x-3 इंटू x+2। इसके जो अगर गुणनखंड करेंगे तो वही आएंगे। ठीक है, ये गुणनखंड आ गए। सॉरी, क्या दे रखा अभी इसका, प्लस एक माइनस है आगे, हाँ -36 है, -36 है, माइनस आएगा, अब सही आएगा। ठीक है, अब सही आएगा, अब सही है। ठीक है, अब देखो यदि एफ डेस एक्स बराबर 0 लें तो उस समय 6 गुणा x-3 और x+2 बराबर 0। अब 6 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये दोनों 0 है, इनमें से दोनों में से ये भी 0 और ये 0 हो सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, एक तो 3 आ गया, एक माइनस का 2 आ गया, आ गया। अब बनाते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा के ऊपर अपन दिखाते हैं पॉइंट, ये तो -∞ और ये +∞, और ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया प्लस का 3। ठीक है, पहले माइनस वाला आएगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि माइनस वाली संख्या 0 से इस साइड तो माइनस वाले होते हैं और आगे साइड प्लस वाली संख्या होती है। ठीक है, सभी जानते हैं, नंबर लाइन बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे अंतराल कितने बढ़ गए, तो संख्या रेखा पर अंतराल कितना हो गई, लिखो अपने संख्या रेखा पर अंतराल कौन कौन से हो गए, संख्या रेखा पर अंतराल हो गए अपने कौन कौन से, एक तो -∞ से -2। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल का ले लेना, क्योंकि केवल वर्तमान और आसमान की बात कर रहा है। निरंतर वर्तमान या निरंतर आसमान की बात करें तो उस समय ये ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, और -2 3, फिर 3 और इनफाइनाइट। ठीक है, प्रत्येक अंतराल में अपने चेक करना है। देखो नंबर 1, सबसे पहले x बिलोंग्स टू, इसमें चेक कर रहे हैं -∞ से और -2 में एफ डेस एक्स क्या आ रहा है अभी, देखो इसमें -∞ से और -2 के बीच में, जैसे -3 यहाँ आएगा, -3 रख के देखो, देखिए एक्स गए तो -3 माइनस किस हो गए, और -3 + 2 तो माइनस का 1 हो गया, -6 गुणा -1 प्लस का आएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ तो ये आ रहा है प्लस में। ठीक है, तो एफ डेस एक्स क्या हो गया, यानी एफ डेस एक्स हो गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फलन क्या है, फलन इसमें क्या है, वर्धमान है। ठीक है ना, वर्धमान, इस अंतराल में फलन वर्धमान है। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलो, पहला होगा, फिर तथा x बिलोंग्स टू, दूसरे अंतराल में चेक करो, -2 से 3 में क्या आएगा, एफ डेस एक्स इज लेस देन 0 आएगा, चेक कर लेना। आप x बराबर 0 ले लो इसमें, तो x बराबर 0 लोगे तो 0 -3 और ये 0 लोगे तो +2, -3 गुणा +2 माइनस का आएगा, तो ये आ गया लेस देन 0। इसका मतलब इस अंतराल में फलन क्या है, आसमान है। ठीक है, फिर तीसरा बोलो, x बिलोंग्स टू 3 और इनफाइनाइट, तो एफ डेस एक्स क्या जाएगा, एफ डेस एक्स क्या आएगा, 3 से बड़ी 4 ले लो, 4 रख के देखो, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, सारे प्लस में आएंगे, तो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो गया, फलन वर्धमान है, वर्धमान। ठीक है, तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का, यहाँ प्लस है, मतलब इन दो में तो ये वर्धमान है और इसमें है आसमान। तो अपने को फाइनल आंसर लिखना है, अर्थात एफ एक्स
कौन कौन से अंतराल में, यानी माइनस इनफाइनाइट से और -2, ठीक है, यूनियन, क्योंकि दो अंतराल हो गए में तो क्या है, वर्धमान है, यानी इस अंतराल में तो है वर्धमान, तथा माइनस इनफाइनाइट -2 से 3 में क्या है, ह्रासमान है। मतलब इन माइनस इनफाइनाइट से -2 और 3 से प्लस इनफाइनाइट, इन दोनों में क्या है, वर्धमान है, और इस -2 से 3 में क्या है, ह्रासमान है। ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये अपना वर्धमान और ह्रासमान से संबंधित अपने आज इंट्रोडक्शन ये हमने पढ़ा। अभी मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ वो 12th क्लास के लिहाज से करवा रहा हूँ। 12th क्लास में अपने को इस तरीके से इन प्रश्नों को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो, एक 12th क्लास वाले बच्चों के लिए ये आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्लोज इंटरवल का मैं ले रहा हूँ, आपकी बुक में यहाँ ओपन इंटरवल हो सकता है, ओपन इंटरवल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th क्लास में ओपन इंटरवल का ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कंपटीशन के लिहाज, क्योंकि ये कंफ्यूजन स्थिति पैदा हो गई कि पुराने वाले बुक में जो था ना, ये ओपन इंटरवल हुआ करता था, ठीक है ना। ये निरंतर वर्धमान और वर्धमान का टॉपिक शामिल नहीं था उस समय, केवल वर्धमान जो था वो ग्रेटर देन के लिए था, ठीक है ना, इक्वल नहीं था। लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें ग्रेट इक्वल का टॉपिक शामिल कर रखा है, इसलिए इसमें ये चीजें जो है वो कंफ्यूज पैदा कर रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में अगर इंटरवल ओपन इंटरवल दिया तो आप ओपन इंटरवल यूज कर लें, ठीक है। बाकी कंपटीशन के लिहाज से अगर आपकी बुक में जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन आ गया कि ये जो फलन है ये कौन से अंतराल में, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे मान लो कि एक ऑप्शन दे दिया -2 और 3, और दूसरा ऑप्शन दे दिया -2 और 3, और तीसरा ऑप्शन दे दिया -2 और माइनस इनफाइनाइट टू -2, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन बना के दे दिए कि भाई कौन से, केवल ये पूछा कि f(x) ये फलन है और इनमें से कौन से अंतराल में ये फलन ह्रासमान है, केवल ह्रासमान पूछा है, तो केवल ह्रासमान पूछा तो ये ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं है, अगर ये ऑप्शन नहीं है, जैसे याद 4 दे दिया, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो उस स्थिति में ये ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। और अगर केवल ये कहेगी ये फलन जो है वो कौन से आपके अंतराल में और निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, तो निरंतर ह्रासमान वाला तो ऑप्शन फिर क्या आएगा। निरंतर ह्रासमान में 0 वाला जो बिंदु है उसको शामिल नहीं करते, ठीक है। और केवल ह्रासमान या केवल वर्धमान हो उसमें 0 वाला टॉपिक बिंदु शामिल करते हैं, और 0 अपनी जो रेखा ये जो है ना यार, अपनी नंबर लाइन जो है इसके ऊपर ये जो पॉइंट अंकित करते हैं ना, ये वही पॉइंट अंकित करते हैं जहां पर f(x) 0 होता है, ऐसे तो निकालते हैं। तो इसलिए 0 वाला को अगर शामिल कर लिया तो फिर ये बिंदु अगर शामिल करेंगे तो क्लोज इंटरवल तो आएगा, ठीक है, इसलिए अपने क्लोज इंटरवल लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक केवल वर्धमान और ह्रासमान पूछे तो ये पॉइंट को शामिल करना है, और निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान पूछे तो पॉइंट को शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो ये अपना था टॉपिक छोटा सा, अभी 5 ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो इसमें क्वेश्चन खूब है, अभी 4 क्लास होंगे इस पर अपनी, तो आज की क्लास को यही देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।